नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम दो अमेंडमेंट को एक साथ करेंगे, 35th अमेंडमेंट 1974 एंड 36th अमेंडमेंट 1975। कहानी 35th अमेंडमेंट से शुरू होती है और 36th अमेंडमेंट में जाके खत्म होती है। दोनों अमेंडमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये दोनों अमेंडमेंट है सिक्किम के मर्जर के लिए। सिक्किम किस तरह से इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, एसोसिएटेड स्टेट बना और फाइनली एक फुल फ्लेजेड इंडिया का पार्ट बना। जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या हुआ, क्या सिक्किम की हिस्ट्री थी और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्किम का मर्जर किया। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं कपिल लाइव टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे वीडियोस के। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट हुआ 8 मई 1973 को। किसके बीच में? चोग्याल किंग्स, ये सिक्किम के रूलर्स थे। लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ सिक्किम, कांग्रेस जो थी सिक्किम कांग्रेस, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीन जो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ये था कि सिक्किम को इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्या था? गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट आया, उसमें यह कहा गया कि जो इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वहां पे सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन होगा, लोकसभा में सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी 1950 से लेकर 1974 तक सिक्किम जो कि एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह चल रहा था, वो अब एसोसिएट स्टेट बनने वाला था। क्या होना था इस एसोसिएट स्टेट से? भारत सरकार जो है वो सिक्किम के डेवलपमेंट पे फोकस कर पाती, सिक्किम भी भारत की तरह डेवलप हो पाता, सिक्किम को बेनिफिट्स मिल पाते जो बाकी स्टेट्स को मिल रहे थे। और सबसे बड़ा था कि सिक्किम में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो पाती। इसी के चलते सिक्किम ने जब भारत से रिक्वेस्ट की कि हमें भारत के साथ एसोसिएट स्टेट का स्टेटस चाहिए, भारत पार्लियामेंट जो है वो रेडी हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक अमेंडमेंट तैयार किया जिसे हम कहते हैं 35th अमेंडमेंट 1974। इसके तहत सिक्किम जो है वो भारत का एक पॉलिटिकल पार्ट बनने वाला था। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है सिक्किम की वो भारत सरकार में या फिर भारत की पार्लियामेंट में होने वाली थी। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, ये सब हो रहा था, ये सब रेडी था। इनफैक्ट सिक्किम में क्राइसिस शुरू हो गई, पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई। उस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद भारत को फाइनली सिक्किम का मर्जर करना पड़ा। तो पहले देखो, बात आती है 35th अमेंडमेंट 1974 की। 35th अमेंडमेंट ये कहता है कि सिक्किम जो है वो भारत का एसोसिएटेड पार्ट रहेगा। शेड्यूल 2 को अमेंड किया जाएगा, सिक्किम के लिए एक राज्यसभा सीट क्रिएट की जाएगी। सिक्किम जो है अब भारत के साथ एसोसिएट होगा, एक एसोसिएटेड स्टेट की तरह काम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम समय के लिए हुआ। फाइनली सिक्किम का मर्जर हुआ। अब इस मर्जर की कहानी समझने के लिए हमें हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। लगभग 333 साल पहले 1975 से हुआ क्या था सिक्किम में। सिक्किम जो एरिया था वहां पे तिब्बतियंस ने या तिब्बत के जो लामास थे उन्होंने 1642 में पेंचू नामग्याल करके किंग को स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम में छोग्याल्स जो हैं उसकी डायनेस्टी स्टैब्लिश होने लगी। अब ओवर द टाइम्स छोग्याल्स जो हैं वो एक्सपेंशनिस्ट मोड पे आ गए। वो सिक्किम के आसपास की जो चुम्बी वैली जो आज चाइना में है, या फिर दार्जिलिंग, या फिर नेपाल का एरिया, भूटान का एरिया, इन सबको कैप्चर करने लग गए। एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट, जो एक किंगडम का जो डिस्प्यूट है वो चलने लगा क्योंकि सिक्किम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज पे आ गया। अब इसके चलते काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हुए सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत आसपास के एरिया में। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही डिस्प्यूट बढ़ने लगे, सिक्किम की टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो भी श्रिंक होने लगी। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्प्यूट हो रहे थे सिक्किम हार रहा था। अब सिक्किम को ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है। 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलायंस बना लिया और नेपाल को डिफीट कर दिया। जैसे ही नेपाल डिफीट हुआ, सिक्किम को अपना खोया हुआ पार्ट वापस मिल गया और साथ ही साथ सिक्किम ने इसी में दार्जिलिंग जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बेच दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास दार्जिलिंग चला गया। बाकी एरिया जो आज का मॉडर्न डे सिक्किम, अब सिक्किम के पास रह गया और बाकी जो एरियाज जो पहले नेपाल सिक्किम से ले गया था वो सब सिक्किम को वापस मिला। 1861 में एक और अलायंस हुआ सिक्किम और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसमें सिक्किम को डी फैक्टो प्रोटेक्टोरेट बनाया गया ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि जब बात आएगी एक्सटर्नल मैटर्स की तो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। जब बात आएगी सिक्किम के इंटरनल मैटर्स की तो सिक्किम जो है अपने इंटरनल मैटर्स को खुद डील करेगा और प्रोटेक्टोरेट का दर्जा यहाँ पे मिला। साथ ही साथ एक कैलकाटा कन्वेंशन हुई 1890 में, जिसने सिक्किम और तिब्बत के बीच में बॉर्डर को फाइनलाइज किया। ठीक है, सिक्किम तिब्बत के बीच का बॉर्डर एक डिमार्केट किया गया और इसे बाद में चाइना ने लहासा कन्वेंशन में टेस्टिफाई भी किया, अफर्म भी किया। तो कैलकाटा कन्वेंशन याद रखिएगा 1890 की सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर के बारे में है।
अब फाइनली क्या होता है, चीज़ें ठीक चल रही हैं। 1947 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्वीन जो क्राउन रूल है वो भारत से वापस जाता है। सिक्किम को लगता है भारत के साथ रिश्ते रखना बहुत ज़रूरी है। सिक्किम भारत के साथ वही प्रोटेक्टरेट का एग्रीमेंट कंटिन्यू करने लग जाता है। 1950 में एक ट्रीटी साइन करता है जो महाराजा ताशी नामग्याल और भारत के पॉलिटिकल ऑफिसर के बीच में की गई। उसमें फंडा सिर्फ यही था कि प्रोटेक्टरेट रहेगा भारत का सिक्किम। जब बात आएगी इंटरनल अफेयर्स की, सिक्किम के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी रहेगी। जब बात आएगी एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो भारत उसमें डिसीजन ले सकता है। अब ये प्रोटेक्टरेट का दर्जा 1974 तक चलता रहा। 1974 में वहाँ पे पावर्टी, इनइक्वालिटी जो है, फ्यूडल कंट्रोल जो है रिसोर्सेज का, वो बढ़ने लगा। चोग्याल किंग से लोग खुश नहीं थे। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की डिमांड कर रही थी। वो कह रही थी कि भारत में इलेक्शंस होते हैं, पड़ोस का ही देश है, वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके चलते भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार क्योंकि वहाँ पे रिवोल्ट जो है चोग्याल किंग्स के अगेंस्ट लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने कर दिया था। भारत सरकार के इंटरवेंशन से एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बदले में 35th अमेंडमेंट 1974 तैयार किया गया था। करना बस यही था कि सिक्किम को एसोसिएट करना था भारत के साथ। लेकिन सिक्किम में बार बार इलेक्शंस भी कराए जा रहे थे। ओवर द टाइम इलेक्शंस हुए और कोई भी इलेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुए। 74 में सिक्किम जो है भारत का एसोसिएट स्टेट बना, लेकिन 75 में जब सिक्किम में इलेक्शंस हुए तो वहां के किंग ने इस इलेक्शन को मानने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि इलेक्शन मेरे फेवर में नहीं आए, इलेक्शन में मैं जीता नहीं, तो फिर ये इलेक्शन गलत है। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक रिसेंटमेंट जो है लोकल पॉपुलेशन का वहां के किंग की तरफ वो और ज्यादा बढ़ गया। इसी के चलते लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक रेफरेंडम कराया और उस रेफरेंडम में लगभग 60,000 वोटों से यह बात हुई कि भारत के साथ सिक्किम का मर्जर होना चाहिए। 1500 वोट ये कह रहे थे कि नहीं, भारत जो है वो, हम भारत से अलग रहेंगे, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो आइडिया बस यही है कि जैसे ही 1974-75 के इलेक्शंस में लोकल पॉलिटिकल पार्टीज यानी कांग्रेस वहां की जीती, तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, अब हमारे लिए डेमोक्रेसी इंश्योर्ड हो जाएगी। चोग्याल किंग को लगा कि नहीं, मेरे हाथ से तो सत्ता चली जाएगी, मेरा जो इतने सालों का 333 सालों का हमारी फैमिली रूल रहा है वो सब छिन जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी या इलेक्शंस के बाद एक फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल करे डेमोक्रेटिक मैनर में, जिस तरह से भारत में रूल कर रही थी। रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 60,000 लोगों ने कहा कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है, 1500 लोगों ने कहा कि हमें मर्ज नहीं होना है। क्योंकि आपको पता है रेफरेंडम में मेजॉरिटी वोट इंडिया मर्जर के थे, इसलिए इंडिया को एक फुल फ्लेजेड स्टेट जो है, एक फुल फ्लेजेड स्टेट का अप्रूवल मिला और भारत के साथ 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के चलते मर्ज करा लिया गया। एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट पास किया गया, उसमें एक नया स्टेट इनकॉर्पोरेट किया गया, एक नया स्टेट बनाया, एक नया स्टेट जो है वो भारत के टेरिटरी में ऐड किया गया और वो स्टेट बना सिक्किम, जिसे 36 अमेंडमेंट 1975 में फाइनली इंप्लीमेंट या इफेक्ट किया गया। तो जो बात 35th अमेंडमेंट से शुरू हुई वो 36th अमेंडमेंट में जाके खत्म हुई। इतना ही जानना था इन दोनों अमेंडमेंट्स के बारे में। आशा करता हूँ अमेंडमेंट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले अमेंडमेंट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।